हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक की, और उसके अंदर स्पेशली अगर हम किसी की बात करें तो वह है चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सर, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? देखो, अगर इस चैप्टर की बात करें तो प्रैक्टिकली चैप्टर बहुत ही अच्छा है। फुल मार्क्स कवर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर से। क्यों? तो इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि इस चैप्टर को फॉर्मूलेटिक पूरा चैप्टर है, इसलिए आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है कभी कभी। नाउ फर्स्टली हम बात करते हैं मीनिंग से, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग के लिए हम देखेंगे ये पैराग्राफ। इसके अंदर बोला है इन द मोस्ट, ये वाला पैराग्राफ, इसके अंदर बोला गया इन द मोस्ट ऑफ द ग्राफ ड्रॉन ऑफ अ वेरियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वन कैन ऑब्जर्व common pattern that the values of variable are concerned around a certain central value। देखो, अब जब भी हम किसी की वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग बहुत सारी वैल्यूज है, बट वो सारी वैल्यूज किसी एक वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमती है। डन। और दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा इज कॉल्ड अ सेंट्रल टेंडेंसी। और अगर ऐसा कोई कैरेक्टर दिखने को आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? सेंट्रल टेंडेंसी बोलोगे। And the central value around which the value of the variable are concentrated is called measure of central tendency or average value। और जिस वैल्यू के आसपास ये वैल्यूज मिलती है आपको सारी, तो इसको क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या तो फिर आप उसको एवरेज भी बोल सकते हो। The average value thus can be taken as representative for the whole set of data. It is used for further analysis, interpretation and comparison। Now अब हमें ये देखना है thus an average value, उसके बारे में क्या बताया है? present the data in a constant form, second show the spatial characteristics of data, and third one is help in comparison between two or more sets। डेटा के दो या उससे ज़्यादा सेट्स है, उसको कंपेयर करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग इसके यूजेस हो सकते हैं, तो ये जस्ट देख लो। इसके बाद आपको कुछ दे के रखा है, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो, अब जब गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो देखो, बोला गया एन एवरेज विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कॉल्ड एज एन आइडियल एवरेज। अगर नीचे के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर आपके पास है तो इसको आइडियल माना जाएगा। उसमें से सबसे पहले आपको दिया गया है कि इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड रिगिड। देखो, ये है ना, सबसे पहले तो वेल डिफाइन होना चाहिए आपके पास। जो भी कैलकुलेशन आप करने वाले उसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। ये जो है वो समझने की बात करें या तो फिर कैलकुलेशन की बात करें, इजी होना चाहिए। एंड थर्ड वन, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। देखो, अब जब बात करते हैं कि हम डेटा के जितने डेटा अंदर ऑब्जर्वेशन के दिए गए हैं उसमें से कितने डेटा को कंसिडर कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखो, सारे के सारे डेटा को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी जाके इसको सही माना जाएगा। उसके बाद फोर्थ वन, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन की अगर बात करूं मैं, तो आगे जब भी आपको कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन लेना है उसके लिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देन आफ्टर उसके बाद फिफ्थ नंबर में बोला है इट शुड बी स्टेबल मेजर। ये कैसा मेजर होना चाहिए? स्टेबल। सर, स्टेबल मेजर मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एवरेज फाउंड फॉर डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम साइज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम। मतलब कि अगर मैं मेरे पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से मैं अलग अलग सैंपल लेता हूँ। मेरे पास 1000 का पॉपुलेशन है, उसमें से पहले मैंने 10 का सैंपल लिया, उसका एवरेज निकाला तो मुझे कुछ 50 मिला। दूसरा मैं सैंपल लेता हूँ दूसरे 10% का, तो उसके अंदर भी मुझे 50 के अराउंड ही आंसर मिलना चाहिए, 49, 50, 51 ऐसा कुछ आंसर मिलना चाहिए, तो ही उसका यूज अच्छे से आप कर पाओगे। नेक्स्ट, it should not be unduly affected by a few very large or very small observation। अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी आ गई या तो फिर कोई वैल्यू जो है बहुत छोटी आ गई तो भी इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वी विल डिस्कस द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर वाइडली यूज इन डेटा एनालिसिस। हमें कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में
सीखना है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उनमें से ये 3 है। फर्स्ट है मीन, डन। आज हम मीन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं पूरे लेक्चर में, और उसके बाद जो एक्सरसाइज हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 वो बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद मीडियन एंड अदर पोजिशनल एवरेज, एंड लास्ट वन इज मोड, दैट मीन्स मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट अभी स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन और मीन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मीन के बारे में तो सबको पता है, बहुत टाइम से हम इसके बारे में पढ़ते आए हैं। तो मीन की अगर बात करें तो arithmetic mean is defined as the value obtained by sum of all observation divided by the total number of observation. सॉरी गाइस, अगर मैं arithmetic mean की बात कर रहा हूँ तो arithmetic mean कैसे फाइंड किया जाएगा? तो सिंपल फंडा है, जितने ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसका क्या कर लो, टोटल कर लो, सम कर लो, और फिर क्या करो, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उससे डिवाइड कर लो। Is that clear? Next, the arithmetic mean of variable x is denoted by x bar. इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा x बार से। तो ये तो सबको पता है, मीन को हम x बार बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मीन। अब देखो मीन की कैलकुलेशन कोई एक मेथड से नहीं होती है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग मेथड्स हैं, और हर एक मेथड की अगर बात करिए तो उसमें सबसे पहली मेथड जो है वो रो और अनग्रुप डेटा की बात होती है। सर अब रो और अनग्रुप डेटा क्या होता है? देखो मैं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन के अंदर दिखाता हूँ आप लोगों को। इलस्ट्रेशन के अंदर देखोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो कैसी है 7 है, 13 है, 4, 8, 6, 9, 10, 4, ये ऐसे अलग अलग वैल्यूज हमें दे के रखिए। इन हर एक वैल्यूज की अगर बात की जाए तो ये कैसे फॉर्म में, रो फॉर्म, अनग्रुप्ड है, इसका कोई ग्रुप नहीं बनाया कि ऐसे डेटा है। तो इस टाइम पे आपको अगर फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। समझ में आया? बहुत ही सिंपल फंडा। सिग्मा एक्स का मतलब कि जो हमारे पास ये एक्स दे के रखा है उन सबका टोटल कर दो, और जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। तो मेरे पास 7, 13, 4, 8, 6 जो भी दिया था वो यहाँ पे प्लस किया हुआ है, प्लस की ही साइन है बीच में, और डिवाइड बाई 8 कर दिया, और ये करने के बाद आपको मिलेगा 7.63 आंसर मिला। हो गया आंसर। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए हो गया। मतलब कि आपको फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो ये लिख लेना कहीं पे कि अनग्रुप डेटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ शॉर्टकट मेथड। अब सर इसमें भी शॉर्टकट आती है? यस आती है। सपोज मान लो कि मेरे पास जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, वैसे आपके लिए कोई भी डेटा बड़ा नहीं होगा, आपके पास कैलकुलेटर होगा, बट अगर फिर भी आपको ये मेथड यूज करनी है तो आप कर सकते हो। देखो ये वैल्यूज सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही है, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ही वैल्यूज दिख रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। सर अब ये शॉर्टकट मेथड क्या होता है? तो शॉर्टकट मेथड के अंदर हमें एक मीन को अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम मीन बोलते हैं हम उसको। कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने 100 लिया है, तो आप हर एक वैल्यू में से 100 को माइनस करेंगे। इससे देखो 126 में से 100 गया तो 26 बचा, 110 में से 100 गया तो 10 बचा। वैसे हर एक में से देखो यहाँ 91 में से 100 माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा। वैसे हर एक में से 100 को माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यूज मिलेगी, और ये जो वैल्यू मिली उसको हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए बराबर ए, मतलब अज्यूम मीन, और एक्स तो हमारे पास ये जो होता है ये हमारा एक्स होता है, उसका टोटल करोगे तो ये सिग्मा डी आई हो जाएगा। नाउ अब इसकी अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। ये मतलब अभी जो अज्यूम किया था वो 100, सिग्मा डी अभी यहाँ पे 38 फाइंड किया वो, और एन 10 है, इसको सॉल्व करोगे तो 103 आएगा। आपने चाहे ये मेथड यूज की या तो डायरेक्टली सिग्मा एक्स आई वाली मेथड डिवाइड बाय एन करोगे, ये वाली मेथड यूज करोगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी मेथड करनी है। बड़ी वैल्यूज है, टोटल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये मेथड कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि ऐसी छोटी छोटी रो मटेरियल आपको देके, रो गुड्स इंफॉर्मेशन आपको देके रखा है, अनग्रुप डेटा देके रखा है, तो सिग्मा एक्स आई वाली ही मेथड यूज करो, डन, तो ही बेटर रहेगा। नाउ उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन 3 भी समझ लेते हैं। उसके अंदर सर क्या बताया गया है, कुछ शॉर्ट में बताया गया है। ऐसा है, द मीन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 पर्सन
आपको पहले तो क्या बताया, मीन वेट मतलब कहीं पे एवरेज दिया होगा ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20%, मतलब 20% की अगर बात की है तो n इज इक्वल्स टू कितना होगा, 20 होगा। और वॉज फाउंड टू बी 55 kg, और इसका मतलब हमें इसके ऊपर से x बार मिल गया 55 और दूसरा n मिल गया मुझे 20%। Later, it was discovered that one of the reported her weight as 45 kgs, which was actually 54 kgs। बाद में पता चला कि किसी ने अपना जो वेट था ना वो कम बताया, दरअसल उसका वेट 54 kg था और वो बता रहा है कि हमारा वेट 45 kg। ये तो गलत बात हो गई। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ देयर वेट। हमें उसका करेक्ट मीन क्या होता है ना वो ढूंढना है। तो सबसे पहले तो मैं एक्स बार का फॉर्मूला यूज करूंगा और सबसे पहले सिग्मा एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स बार का फॉर्मूला यूज करेंगे, इतनी चीजें हमारे पास हैं, उसमें सिग्मा एक्स के अलावा सारी वैल्यूज में अप्लाई कर दूंगा। तो सिग्मा एक्स कितना मिल जाएगा, 1100। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब हम एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, तो डोंट वरी, आ जाएगा, इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब 1100 आया, उसके अंदर 45 गलत है तो वो माइनस करेंगे, -45 करेंगे, और 54 राइट है वो प्लस कर देंगे, तो 1109 बचेगा। फिर उसका हम क्या कर देंगे, फिर से डिवाइड बाई 20 से करके नया मीन फाइंड कर लेंगे। देखो ऐसे ही कुछ किया है यहाँ पे नीचे, देखो 1109, उसमें उसको फिर से 20 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल गया 55.45। क्लियर नाउ। तो ये बात हो गई अनग्रुप डेटा की, या तो फिर बोल सकते हो कि रो डेटा की। बट अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो क्या करने का, ग्रुप डेटा का मतलब सर क्या होता है, ग्रुप डेटा का मतलब आपको एग्जाम के अंदर ऐसे करके क्लासिफाई करके डेटा दिया हो, बराबर। जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए है, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज दिया है, दैट मीन्स एक्स आई इज गिवन एज वेल एज एफ आई इज ऑल्सो गिवन। डन, फ्रीक्वेंसी भी हमें उसके साथ दे के रखी है। तो इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। हम पहले क्या करते थे, सिर्फ x का टोटल कर देते, ये सुनो, ये जो x है ना इसका टोटल हम कर देते थे। पर जब अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई करेंगे, मतलब x एंड f दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, एफ एक्स एफ आई एक्स आई, वट एवर, जो कुछ भी बोलना हो। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 23 46, 3 इंटू 8 24, ऐसे करके हर एक का करेंगे, उसका टोटल करेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल जो होता है वो n हो जाएगा, और ये टोटल जो 117 सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन वाला। डन, तो ये रहा उसका मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, और आपको जो भी 2.25 मिला वो आपका फाइनल आंसर। मतलब जब आपके पास ग्रुप डेटा है तो आपको सिग्मा एफ एक्स वाली मेथड यूज करनी है। अब इसकी भी शॉर्टकट मेथड है सर, इसका भी शॉर्टकट, यस। अब तक था 3 फॉर्मूलाज हमने समझे, ये 4th फॉर्मूला है। इसके अंदर दरअसल 2 फॉर्मूला कवर होते हैं। फर्स्टली अगर बात करें तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई एन इंटू सी, सी दैट मीन्स जो क्लास लेंथ है उसकी बात करते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ज़्यादा तब समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे। मैं जब बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ अब क्या होता है, जब मेरे पास वैल्यू बहुत बड़ी है, शॉर्टकट मेथड यूज करो ना करो, एफ आई एक्स आई डायरेक्ट कर दो तो भी चलेगा, आंसर तो सेम ही आने वाला है। बट शॉर्टकट मेथड से बड़ी वैल्यू होती है तो थोड़ा हेल्प मिलता है। डन, जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज है तो 100 से कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि 120 को अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर 120 को अज्यूम कर लिया, इन लोगों ने जो किया है 120 ही किया है, तो अब देखो मेरे पास डी कुछ इस हिसाब से आएगा, ये मेरा एक्स है, ये मेरा एफ है, उसका टोटल जो है वो मेरा एन हो जाएगा। बट डी जो है वो हम कुछ अलग तरीके से फाइंड कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे, एक्स माइनस एच, ऐसा तो सर हमने पहले भी किया था, यस वही है। 110 माइनस 100 करोगे, 120 करोगे सॉरी तो -10, 130 माइनस 120 करोगे 7, 120 माइनस 120 करोगे 0, 2 एंड 6, ऐसे करके आपको वैल्यू मिल गई। अब जैसे आपने एफ एक्स किया था, अब ऐसे करो एफ डी करो, बराबर एक्स के साथ मल्टीप्लाई मत करो, मतलब 7 इंटू -10 -70, 17 इंटू -7 -119, 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 2 20, 5 इंटू 6 30। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो और उसका टोटल -139 आएगा। अब फॉर्मूला कैसे यूज करना है नाउ, तो देखो फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से यूज होगा कि एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन इंटू सी, ना भी किया होता तो भी चलता।
ए मतलब अज्यूम मीन 120, सिग्मा एफ आई डी है 139 एंड एन 50 है। पर सर 1 सी क्या है? देखो सबका क्लास लेंथ देखो, सबका डिफरेंस अलग है। 110 से 13 तक जाने के लिए 3 का डिफरेंस लगता है, उसके बाद 120 के लिए 7 का लगता है, फिर 2 का लगता है, 4 का लगता है। क्लास लेंथ सेम नहीं है। अगर क्लास लेंथ सेम होती ना तो ये डी फाइंड करना बहुत ईजी होता। मिडल में 0 बोल दो, उसके ऊपर -1 -2, नीचे प्लस में 1 एंड 2 हो जाता अगर क्लास लेंथ इक्वल होती तो। अगर क्लास लेंथ इक्वल होती तो फिर मैं 5 10 जो भी है वो यहाँ पे सी की जगह पे अप्लाई करते, बट अभी ऐसा कुछ नहीं था तो 1 अप्लाई कर दिया। तो अब पूरा ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। वो सॉल्व हो जाने के बाद प्लस और माइनस जो होता है वो 120 में से प्लस या माइनस करना है, पहले नहीं कर देना, ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो अब जो मैं बता रहा हूं ना उसके बारे में मैं ये रहा, देखो जो मैं क्लास लेंथ की बात करता था ना वो इसके अंदर कवर हो चुका है। देखो 206, उसके बाद 212 मतलब कितने का डिफरेंस? 6 का, उसके बाद 18 मतलब 6 का, उसके बाद 20 का। नहीं अब नहीं है तो मतलब यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे हम, डिफरेंस सेम नहीं है तो सी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1। बट हाँ आप हर एक वैल्यू को 2 से जरूर डिवाइड कर सकते हो जैसे कि इन लोगों ने किया है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ जब तक क्लास लेंथ इक्वल नहीं होती तब तक कुछ मत करो, सिंपल एफ आई डी आई कर दो। बट अगर हो गया, ये इलस्ट्रेशन देख लेना ऊपर वाले के जैसा ही है, जैसे कि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके अंदर क्लास लेंथ सेम होता है। जैसे कि मुझे ऐसे क्लास दे के रखे, ये क्लास है मेरे पास कि 2000 से 3000 से लेके 8000 टू 9000। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि मुझे फाइंड करना है मिडल वैल्यू, दैट मीन्स एक्स, क्योंकि मेरे पास एफ तो है। ओके एक्स कैसे फाइंड करेंगे? जो मिडल वैल्यू था वही, इन दोनों का टोटल करो डिवाइड बाय 2 करो तो आपको 2500 मिलेगा, वैसे 3500, 4500, 5500। अब इन सबका देखो कितने का डिफरेंस है, 1000 का क्लास लेंथ है, क्लियर दिख रहा है? तो अब क्या होगा, d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाय सी, और मिडल वाला कोई भी ले लो 5500। अब क्या करो, उसके सामने 0 ले दो, आप कुछ भी सोचो मत, उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, नीचे 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में लिख दो, खत्म हो गई बात। समझ में आया? अब जो है एफ आई उसका डी आई के साथ मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आंसर मिल जाएगा, उसका टोटल कर दिया तो नीचे 74 मिल गया। अब हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के हिसाब से अब एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इंटू सी, और ए था 5500, सिग्मा एफ आई डी है 74, एन की बात करें तो वो 80 था। क्लास लेंथ अब मैंने कितना लिया 1000, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया, या तो फिर बोल सकते हो 1000 सबका क्लास लेंथ था। 1 2 3 हमने ऊपर ले लिया, नीचे 1 2 3 ले लिया, ऊपर नेगेटिव। फिर इस पोर्शन को सॉल्व करो तो 925 आया, उसको इसके अंदर प्लस करो तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो ये थी हमारी मीन की मेथड, ऐसे कुछ नीचे भी आपको दे के रखा है तो एक बार इलस्ट्रेशन सारे देख लेना, आपको बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन दिए। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाएंगे। खैर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी दे के रखे, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.1 करेंगे बोर्ड के ऊपर, ये वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको थोड़ी कम दिक्कतें होगी। ओके और नेक्स्ट वीडियो हम बोर्ड पे करेंगे, सारे के सारे प्रैक्टिकल सम्स जितने भी पॉसिबल होंगे कवर कर लेंगे, और कुछ एक आध दो सम आपको करने पड़ेंगे, 7 सम है। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।